पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। विक्की वहां पहुंचकर रुक गया और पीछे हमारी तरफ देखने लगा। उसे वहां रुका देख हम भी रुक गए। मैं हांफने लग गया था, मेरी सांसें भी तेज चल रही थीं। मैंने विक्की से कहा, अपनी पिस्टल उसकी तरफ रखते हुए, अब भागने की कोशिश मत करना विक्की, वरना गोली चला दूंगा। मेरी बात सुनकर विक्की हंसने लगा और मेरी तरफ बढ़ने लगा, अपने हाथ ऊपर करके। उसका यह बर्ताव मैं समझ नहीं पाया। इधर से केलकर भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी विक्की तेजी से पीछे पलटा और बहुत तेज भागना शुरू कर दिया। रुक जा विक्की, वरना सच में गोली मार दूंगा। मेरे चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो देखते ही देखते उस दीवार को एक लंबी छलांग के साथ पार कर गया। उसके पीछे मैं और केलकर भी भागने लगे। केलकर आगे था, इसलिए वह दीवार के नीचे जाकर झुककर खड़ा हो गया और मैं तुरंत उसके ऊपर चढ़कर दीवार के ऊपर बैठकर विक्की को देखने लगा। मेरे ऊपर चढ़ने से पहले ही विक्की मेरा वहां इंतजार कर रहा था। वह सामने वाली पक्की रोड पर एक गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और उसके आगे वही नकाबपोश लड़का था जो मुझे रमेश के घर के बाहर दिखा था। मुझे ऊपर बैठा देख उस नकाबपोश ने गाड़ी को चालू किया और वहां से भागने लगा। मैंने बिना देर करते हुए गोली चला दी। वह गोली सीधे विक्की की पीठ में जाकर लगी। विक्की दर्द के मारे चिल्लाता हुआ उस नकाबपोश की पीठ पर गिर गया। मैं उसके पीछे जाने के लिए दीवार से कूदने वाला ही था कि तभी मेरी नजर नीचे खड़े हुए एक लड़के पर पड़ी। उसने भी मास्क पहन रखा था और उसके हाथ में बहुत बड़ा बांस का डंडा था। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस लड़के ने मेरे सिर पर उस डंडे से वार किया और मैं उसी पल केलकर की तरफ गिर गया। मेरे माथे से लहू की धार बहने लगी। केलकर ने मुझे संभाला और मेरे माथे पर रुमाल रख दिया। मैं खड़ा हुआ और अफसोस कर वापस पांडे की तरफ जाने लगा। मेरे माथे से अब खून निकलना भी बंद हो चुका था। मेरे चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। मैं सोच रहा था कि मैंने इतना अच्छा मौका कैसे गंवा दिया। खैर, जो होना था वो हो ही गया। अब सोच के क्या फायदा। मुझे इस बात की तो पूरी उम्मीद थी कि पांडे जैसा बहादुर कांस्टेबल उस बुरखे वाले को तो पकड़ ही चुका होगा। मैं और केलकर पांडे के पास पहुंचे, लेकिन ये क्या, मैं देख रहा हूं कि पांडे जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसके गर्दन पर किसी धार वाले हथियार से खरोंच मारी गई है और पांडे के सिर के दाईं तरफ खून निकल रहा है। केलकर ने पांडे को गोद में उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन पांडे हिल भी नहीं रहा था। पांडे की यह हालत देखकर मैं मन में पहले ही सोच चुका था कि जिसने भी पांडे की यह हालत की है, मैं उसे बहुत बुरी सजा दूंगा। मैंने भी 2 बार पांडे को पुकारा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मेरे मन की शंका सच होते जा रही थी। तभी केलकर ने मुझे इशारों इशारों में यह बता दिया कि पांडे अब नहीं रहा। दिल में गमों के बादल अपनी जगह पहले ही ले चुके थे। मेरे आंसू भी जमीन को छूने के लिए बेताब थे, मगर मैं रोना नहीं चाहता था। अपने आप को थोड़ी हिम्मत देते हुए और केलकर के कंधे पर हाथ रखते हुए मैं उस जगह का निरीक्षण करने लगा। मुझे वहां पर एक अंगूठी मिली। वह अंगूठी देखने में किसी औरत की ही लग रही थी। मैंने केलकर को वह अंगूठी दिखाते हुए उससे पूछा, क्या लगता है केलकर, यह अंगूठी हमें पांडे के कातिल और विक्की तक पहुंचा पाएगी? जी हाँ सर, बिल्कुल सर। अब तो भले ही कुछ भी हो जाए, हम पांडे की शहादत का बदला जरूर लेंगे। उस कातिल को कैसे भी करके खोज निकालेंगे सर, केलकर ने अपने आंसू पोंछते हुए थोड़े गुस्से से कहा। उसकी आंखों का गुस्सा मेरे लिए फायदेमंद साबित होने वाला था, क्योंकि उसका गुस्सा मुझे विक्की तक और विक्की मुझे साइलेंट किलर तक पहुंचा सकता था। फिर हमने पांडे के शरीर को पूरे सम्मान के साथ कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे उसके घर वालों को सौंप दिया। पांडे की मौत पूरे पुलिस फोर्स के लिए दुख की घड़ी लेकर आई थी। केलकर और मैं थाने में अपने अपने काम पर लग गए और साथ ही मैंने मंडलोई को शहर के हर कोने में विक्की की तलाश में लगा दिया। मैं अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाते हुए पांडे की यादों में खोया हुआ था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। अनजान नंबर से आते हुए कॉल को देखकर मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, वो था साइलेंट किलर। मैंने बिना हेलो बोले हुए गाली देकर कहा, अबे साले कुत्ते के पिल्ले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही होनहार, होशियार और बहादुर कांस्टेबल को मेरे ही सामने मारेगा। मेरी पूरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी सामने से आती हुई चिल्लाने की आवाज ने मुझे अपनी जगह से खड़े होने पर मजबूर कर दिया।
फोन के दूसरी तरफ डीसीपी सर थे। सर ने मुझे चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो कबीर? तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो और किससे बात कर रहे हो? सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। वो पांडे की याद आ रही थी और इसलिए मुझे लगा कि फोन पर पांडे के कातिल मुझे चुनौती देने के लिए फोन कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ऐसा शब्द बोल दिया। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ सर, सॉरी सर। ओके, इतना कहकर फोन कट हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि सर ने फोन क्यों किया था। खैर, जैसी उनकी मर्जी। मैंने पहले भी बताया था ना कि वो अनजान नंबर से भी फोन कर देते हैं। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए मैं अपनी जगह पर फिर से बैठा और बैठने के बाद पानी पीने लगा। मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे जो आपस में ही खेले जा रहे थे। मैं एक सवाल तक पहुंचता था तभी दूसरा सवाल मेरे स्वागत के लिए तैयार रहता था। अभी तक की मेरी इस कहानी में दूर दूर तक मेरी जीत के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। मैं, केलकर और मंडलोई, हम तीनों ही पांडे के कातिल को और विक्की को पकड़ने में जी जान से लगे हुए थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम सब उस साइलेंट किलर के हाथों की कठपुतली हों। हमारे कठपुतली होने के 3 कारण, या यूं कहें कि 3 सवाल थे। पहला और अहम सवाल, क्या विक्की और साइलेंट किलर दोनों दोस्त हैं या फिर रमेश की दूसरी बीवी का लड़का ही साइलेंट किलर है और उसने विक्की के साथ मिलकर रमेश को पानी में फेंका। सवाल नंबर 2, वह बुरखे वाली औरत कौन थी? क्या वह रमेश की दूसरी बीवी थी या फिर कोई और? तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, जो हम तीनों को या सिर्फ मेरे ऊपर बंधी हुई कठपुतलियों की डोरी को तोड़ सकता था, वह नकाबपोश लड़का ही साइलेंट किलर था या फिर उस किलर ने उसे भेजा था? तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।